नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं नई क्लास के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो रहने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे पूरा देखना है और अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चे, आज अपन करने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत मॉडल पेपर विज्ञान में से लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत मैंने आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न सोल्व करवा दिए थे। तो उससे आगे अपन जो करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न आज सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाना है एंड लास्ट के अंदर आपको प्यारा सा कमेंट भी करना है, ओके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन लघुत्रात्मक प्रश्न सोल्व, ओके। तो देखो भाई, इसके तहत चौथा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या करना है भाई, निम्न अभिक्रियाएं आपको दी हुई है यहाँ पर, इनको संतुलित रासायनिक समीकरण, इनकी जो है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ए वाला देखेंगे, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण लिखना है आपको। और बी वाला देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, इसके लिए भी आपको जो है समीकरण लिखना है। तो आइए अपन लिख लेते हैं समीकरण इसके। देखो भाई, चौथे के अंदर ए वाले में समीकरण क्या है, टू ए एल, ठीक है। क्या है, 2Al कोष्टक में S है आपका, प्लस में CuCl2 AQ कोष्टक के अंदर, फिर है आपका 2AlCl3 AQ कोष्टक के अंदर, प्लस 3CuS आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी में लिखेंगे अपन रासायनिक समीकरण BaCl2 कोष्टक में AQ है आपका, प्लस में K2SO4 कोष्टक में AQ, फिर आपका BaSO4, फिर S है कोष्टक के अंदर, प्लस 2KCl, फिर AQ आपका कोष्टक के अंदर है, ओके। अब देखो भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है बच्चा कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग बताने हैं आपको। क्या करना है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। तो आइए इसके भी उपयोग अपन लिख लेते हैं, साथ में याद करते भी जाना है भाई, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर अपन लिख लेते हैं भाई। धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है, आइए दो उपयोग अपन को बताने हैं। तो पहला उपयोग लिखेंगे कि धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, कौन सा नेट, सोडियम कार्बोनेट बोरेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है भैया, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट बोरेक्स बनाने में प्रयुक्त होता है। सेकंड लिखेंगे इसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कौन कौन से उद्योग में होता है बच्चा, कांच उद्योग के अंतर्गत, साबुन, कागज आदि उद्योगों के अंदर जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। इससे घरों की सफाई भी करते हैं। और क्या काम में आता है, इससे जो है अपन घरों की सफाई भी करते हैं, ओके। दो लाइनें इसकी इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरे, ये दो उपयोग है, ये आपको याद होने चाहिए। फिर देखो, ये तो हो गया अपना धोने के सोडे के उपयोग। फिर लिखो अपन बेकिंग सोडे का उपयोग भी अपन लिखते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडे का उपयोग लिखिएगा, पहला लिखेंगे इसके अंतर्गत कि बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। किस किस में करते हैं अपन, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा लिखेंगे यह एंटासिड होता है क्योंकि क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत देता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का ए देखो कि लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है आपको बताना है, ठीक है, कि लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। आइए इसका अपन कारण जान लेते हैं। 6 का ए है यहाँ पर, 6 का ए है कि लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग नहीं लिया जाता क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। क्या बोला इसने, क्योंकि शुद्ध लोहा जो होता है अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है, ओके। समझ में आया ना। अब बी वाला भी देख लो, बी वाला भी अपन देख लेते हैं। बी वाला क्या है कि लोहे की, क्या है भाई यहाँ पर, लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है,
इससे स्टेनलेस इस्पात स्टील किस प्रकार बनाया जाता है? आइए भाई इसका भी उत्तर अपन जान लेते हैं बी वाले का। तो बी वाला उत्तर देखेंगे कि लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05%, ठीक है, कितना प्रतिशत है भाई, 0.05% मिलाते हैं। इससे लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। और स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है तथा इस पर जंग नहीं लगता है। ओके, इस प्रकार लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिलाने से इसके गुण बदल जाते हैं। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से आपको आंसर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका। ओके, क्या है कि लसिका किसे कहते हैं, लसिका के कार्य लिखिए। आपको बताना है कि लसिका किसे कहा जाता है और लसिका के आपको कार्य भी यहाँ पर लिखने को कह रहा है। तो आइए इसका भी आंसर अपन थोड़ा सा जान लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है भाई यहाँ पर लसिका, क्या है, लसिका। तो आइए देखो भाई, रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन होता है भाई, ठीक है, इसमें कलर नहीं होता है, रंग नहीं होता है, तथा इसमें अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, ओके, प्रोटीन होते हैं। ओके, अब आपको बताना है लसिका के कार्य। तो आइए भी लसिका के कार्य भी जान लेते हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं लसिका के। देखो, पचा हुआ तथा सूत्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लसिका का कार्य क्या है यहाँ पर कि पचा हुआ तथा सूत्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन किसके द्वारा होता है, लसिका द्वारा होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो कि लसिका अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। क्या करता है लसिका, लसिका अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस किस में ले जाता है, रुधिर में ले जाता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है भाई अपना कि तंत्रिका पेशी संधि का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी क्रिया विधि को समझाइए। क्या करना है आपको, तंत्रिका पेशी संधि का आपको एक चित्र बनाना है नामांकित, जिसको आपको नाम उसके जो है नाम भी आपको अंकित करना है, ठीक है, और इसकी क्रिया विधि भी जो है आपको यहाँ पर बतानी है। तो आइए इसका भी उत्तर अपन फटाफट से जान लेते हैं भाई। प्रश्न संख्या 8 का देखो भाई, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसके बारे में जो है कुछ अपन जान लेते हैं। देखो, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तथा पेशी कोशिका के मध्य संधि स्थल पर रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिससे सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, सिनेप्स कहते हैं। जब तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेश इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है तो विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स को पार कर पेशी कोशिका तक पहुंचकर विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं, जो पेशी कोशिका में संकोचन को प्रेरित करता है। ध्यान में रखेंगे। अब इसका चित्र भी देख लो भैया, तंत्रिका पेशी संधि का चित्र भी देख लेते हैं, इसको नामांकित भी करना है। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एक कोशिका है। ओके, फाइबर हो गया, ये पेशी या तंत्रिकांश है भाई यहाँ पर, ठीक है, और ये आपकी जो है तंत्रिका पेशी संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चित्र का भी प्रैक्टिस करना है, चित्र का भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बनाना अच्छे से आ जाए, ठीक है। करें आगे, आज हो भी। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन है कि बीजाणु समासंग पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना है, बीजाणु समासंग पर आपको टिप्पणी यहाँ पर करनी है। तो आइए अपन टिप्पणी कर लेते हैं बच्चा। देखो, बीजाणु समासंग पर आपको टिप्पणी करनी है। तो देखो यहाँ पर अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। क्या बोला इसने कि अनेक सरल बहुकोशिक जीवों के अंदर विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। जैसे राइजोपस के उदरभुज तंतुओं पर गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बीजाणु गुणधानी कहते हैं, जो जनन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है भाई, जनन में भाग लेती है। इन बीजाणु धानी में विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके
राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। कैसे जीव उत्पन्न करते हैं? राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो बीजाणु की प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वे वृद्धि करने लगते हैं। ओके, तो आंसर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला करेंगे, ये इसका चित्र है भाई, ठीक है, इसका चित्र भी है यहाँ पर, राइजोपस में बीजाणु महासंघ समासंघ, ठीक है, तो ये चित्र हो गया इसका, ये बीजाणु है। ओके, चित्र की प्रैक्टिस करेंगे भाई, ओके ना। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नांकित तकनीकी पदों पर टिप्पणियां लिखिए। क्या करना है? निम्नांकित तकनीकी पदों पर आपको टिप्पणियां यहाँ पर लिखनी है। तो देखो, जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप पर और युग्म विकल्पी पर, ठीक है, तो टिप्पणियां कर लेते हैं अपन, आज भी टिप्पणियां कर लेते हैं। इसमें पहला देखो भाई, पहला है यहाँ पर जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप, ठीक है, आज इसमें अपन थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेते हैं। देखो, जीव की जीनी संरचना को जीवन प्रस्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीव की जीनी संरचना को अपन कहते हैं जीन प्रारूप कहते हैं, ठीक है। जीन प्रारूप द्वारा जीव में किसी लक्षण विशेष के लिए उपस्थित जीनों का प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है बच्चा। जिन प्रारूप से जीव की आनुवंशिकीय संरचना व्यक्त होती है। भिन्न भिन्न लक्षणों के लिए जिन प्रारूप को भिन्न भिन्न अक्षरों से प्रकट करते हैं। जैसे मटर के पौधे की लंबाई के लिए जिन प्रारूप को टी से तथा बीजों की आकृति के लिए जिन प्रारूप को आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगला देखिए, लक्षण प्रारूप। ये तो अपने जिन प्रारूप के बारे में देखा। अब देखो भाई लक्षण प्रारूप के बारे में। जीव के लक्षण विशेष के भौतिक स्वरूप को इसका लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव के लक्षण विशेष के भौतिक स्वरूप को क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप कहा जाता है, ठीक है। लक्षण प्रारूप जीव के बाह्य स्वरूप को व्यक्त करता है, जैसे लाल, लंबा या बोना आदि, ठीक है। फिर है भाई आपका युग्म विकल्पी, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आराम से देखिएगा और आपको लिखना भी है, याद भी इनको करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स ला सको, ठीक है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करे भाई, ठीक है। आप देखो, सेकंड वाला है आपका युग्म विकल्पी, ठीक है। देखो भाई, किसी प्राणी में एक गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाले जिनके दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जिन के दो रूप या विकल्पी होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रभावी एवं अप्रभावी कहते हैं। ओके जी, अगला देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 11वां क्वेश्चन है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। तो ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। तो आइए अपन जान लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। देखो भाई, दिया गया है अपन को v बराबर +50 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h हो गया और वस्तु की लंबाई यहाँ पर h डैश है भाई, ठीक है, यहाँ पर h हो जाएगा। तो आवर्धन क्या है? m बराबर h डैश बटा h बराबर -1। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। कैसा है प्रतिबिंब? वास्तविक व उल्टा है। तो परंतु लेंस के लिए m बराबर v बटा u हो जाएगा। चूंकि v बटा u बराबर -1 है, तो आइए u बराबर -v बराबर -50 सेंटीमीटर। ओके, अतः सुई उत्तल लेंस के सामने उससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर है रखी है। तो लेंस के सूत्र से करेंगे तो 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। आइए इसका आगे देखते हैं। अतः 1 बटा f बराबर 1 बटा 50 माइनस 1 बटा 50, 1 बटा -50 हो गया। 1 बटा f बराबर 1 बटा 50 प्लस 1 बटा 50 बराबर में क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 1 कितना हो गए? 2, 50 यहाँ पर कॉमन हो गया। बराबर में कितना? 2 एकम 2 और 25 2 50 होता है भाई, ठीक है। तो 1 बटा 25 क्या हुआ यहाँ पर? फिर करो आगे, f बराबर 25 सेंटीमीटर है ना, या फिर अपन क्या करेंगे 0.25 सेंटीमीटर जो होगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला करेंगे। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी प्रिज्म से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण के विचलन कोण को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। इसकी परिभाषाएं
इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आइए इसकी विशेषताएं अपन जो है लिख लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है, जिसे विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विचलन कोण इसको कहा जाता है। अब विशेषताएं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, विशेषताओं के बारे में भी। तो देखो, पहला है यहाँ पर कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन कोण भी भिन्न होता है। विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन कोण भी क्या होता है? भिन्न होता है। दूसरा पॉइंट देखो कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण महत्तम होता है। ओके, ठीक है ना भाई, विशेषताएं अपने जान ली है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे क्या हानियां हो सकती है। भैया आपको बताना है कि शॉर्ट सर्किट जो है किसे कहा जाता है और इससे क्या क्या हानियां हो सकती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। देखो, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट किसी विद्युत यंत्र में विद्युत में एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण विद्युत धारा के कम प्रतिरोध से होकर प्रभावित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ये तीनों ही लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। ओके, अब आइए इसकी हानियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहली हानि अपन लिखेंगे कि प्रतिरोध कम होने के कारण तारें अधिक गर्म हो जाती है। क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है और तार जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर चढ़ा विद्युत रोधी पदार्थ जल जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? जल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ऊपरी आवरण के हट जाने पर तारें नंगी हो जाती है, जिस कारण विद्युत शॉर्ट जो है शॉक लग सकता है। ओके, ठीक है, ये आपको आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है ना बच्चे, तो आज अपन जो है यहीं तक ही करेंगे। जो आगे के जो क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट पार्ट 6 के अंदर, तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अपन ने क्या है, मॉडल पेपर 3 के अंतर्गत खंड बे किया है भाई अपन ने। ठीक है, लघुतात्मक प्रश्न अपन ने किए हैं। तो क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आपको बताना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर मॉडल पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।